हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन ए के कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कोशिका के बारे में, सेल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और इसमें आज के वीडियो में हम आपको जो बताने वाले हैं विसरण और परासरण के बारे में, यानी क्या होता है डिफ्यूजन और क्या होता है ऑस्मोसिस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि केवल 9 क्लास के बायोलॉजी के लिए ही नहीं, बल्कि आगे का जो आप पढ़ाई करेंगे बायोलॉजी का, क्लास 10 में पढ़े या उससे आगे पढ़ाई करें, तो बायोलॉजी में कहीं ना कहीं इसका यूज होते रहता है, अक्सर इसका यूज होते रहता है विसरण और परासरण का, और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है। बट आज के क्लास में हम लोग विसरण और परासरण को बड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं। विसरण और परासरण के एग्जाम्पल्स को जानेंगे, इसके डेफिनेशंस को जानेंगे, इसमें क्या अंतर है उसको समझेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। तो अलग अलग प्रकार से विसरण और परासरण से क्वेश्चन भी क्रिएट होता है, और उन सारे क्वेश्चंस को कैसे पूछा जाएगा, क्या होगा, उसको डीप में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम विसरण और परासरण के बारे में आपको बता दें। विसरण में कहा जा रहा है कि किसी द्रव, गैस या कोई भी विलय के अणु है, उसका अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर गति करना। तो देखिए, आप यहां पे समझ रहे हैं कि द्रव का मतलब क्या होता है, ये आपको समझ में आता है। गैस का मतलब क्या होता है, ये भी आप समझ रहे हैं। और ये जो विलय शब्द दिख रहा है, विलय के अणुओं के उसके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर गति करना, इसको विसरण कहते हैं। और फिर जल है या कोई अन्य विलायक है, मतलब जल है या कोई दूसरा विलायक है, उसका अर्ध पारगम्य झिल्ली या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर जाना परासरण कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज नया आपको दिख सकता है, विलय। ये विलय क्या है, ये समझाइए सर। फिर इसके बाद यहाँ पे अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या है, ये बताइए। क्या होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली, या फिर क्या होता है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसके बारे में बताइए। फिर यहाँ पे विलायक शब्द भी दिख रहा है, तो विलायक क्या होता है ये समझाइए। ये कुछ इसका डेफिनेशन में कुछ नए नए शब्द है जो शायद आपको समझ में नहीं आए, तो इसको हम बता देते हैं। सबसे पहले विलायक और विलय को समझिए, ये क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि एक गिलास लिए और इस गिलास में एक गिलास पानी रखे, इस गिलास में कुछ पानी भर लिए, और इस पानी में अब हम करें क्या कि चीनी के कण को डालें। इस पानी में 2 चम्मच हम चीनी डाल दिए, और ये 2 चम्मच चीनी जो है कुछ ही देर में इस पानी में पूरा घुल जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो जल है ना, ये जल हुआ विलायक। जल क्या हुआ, विलायक। और ये जो चीनी का कण है, इसको हम कहेंगे विलेय। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम विलयन बनाते हैं, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उस विलयन में जो पदार्थ घुल जाता है उसको विलेय कहते हैं, और जिस पदार्थ में वो घुलता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। क्लियर हुआ ये चीज़। अब इसके बाद अर्ध पारगम्य झिल्ली की बात करते हैं कि दैट ये क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है। तो देखिए, कुछ ऐसे, जैसे हम कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, आपको बता दें, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन। आपको कोशिका के स्ट्रक्चर के बारे में जब बताया गया था, तो वहाँ भी हम समझाए थे कि कोशिका झिल्ली जो होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका झिल्ली है, इधर अंदर केंद्रक हो गया, और ये बाहर चारों ओर से ये कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा हुआ है। तो ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये जो होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली का उदाहरण होता है। ये क्या होता है, अर्ध पारगम्य होता है। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। तो ये क्या है, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो देखिए, अगर पारगम्य झिल्ली कोई होगा तो उससे कोई भी पदार्थ आसानी से आर पार कर सकता है, लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली से सारे पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि कोई पदार्थ जो है, अगर इसको इस झिल्ली से इंटर कराया जाए, इस झिल्ली से इस कोई पदार्थ को प्रवेश कराया जाए अंदर की ओर, तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से सारे पदार्थ पार नहीं करते हैं। कुछ चुने हुए पदार्थ होते हैं, कुछ विशेष पदार्थ होते हैं जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कोशिका के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए ये जो बाहर कोशिका झिल्ली आपको दिख रहा है, इसको अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कुछ चुने हुए पदार्थ ही अंदर जाते हैं, सारे पदार्थ अंदर नहीं जा पाते हैं। तो देखिए, ये आपको समझ में आ गया। अब आइए, सबसे पहले विसरण के डेफिनेशन को, परासरण के डेफिनेशन को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। उस एग्जाम्पल को अगर समझ लेंगे आप, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम किए क्या कि रूम है, मेरा कमरा है, उस रूम के कहीं कॉर्नर पे
और जो सेंट होता है ना, इत्र, इत्र जो होता है सेंट, उसके ढक्कन को खोलकर छोड़ दिए तो होगा क्या कि उस इत्र की खुशबू जो है थोड़े देर में पूरे कमरे में फैल जाएगी। या किसी कमरे के कोने में हम अगरबत्ती जलाकर और छोड़ दिए तो क्या होगा, अगरबत्ती की जो खुशबू है, अगरबत्ती का जो धुआं है वो थोड़े देर में ही पूरे कमरे में फैल जाएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि चाहे वो गैस के कण हो या द्रव के कण हो या फिर कोई दूसरा विलेय के अणु हो। आप यहाँ पे आप क्या देखें, यहाँ पे आप देखें कि जब जल में ये जो विलायक है जल, जब जल में हम चीनी के कण को घोलें, जल में चीनी घोलेंगे चाहे नमक घोलेंगे तो चीनी क्या है, विलेय है। तो ये जो विलेय का कण है ये क्या हुआ, इस पूरे विलायक में गति किया और पूरे विलायक में ये घुल कर समाप्त हो गया, पूरे विलायक में ये घुल गया। तो हम कहेंगे कि चीनी तो पहले ठोस का कण था, विलेय के रूप में ये ठोस था। तो हम कहेंगे कि जब कोई द्रव हो चाहे कोई गैस हो, जैसे अगरबत्ती का ही जो धुआं है चारों ओर फैल गया रूम में तो गैस ही है। तो जब कोई द्रव या कोई गैस या कोई दूसरा विलेय का अणु है वह अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम रूम के किसी कॉर्नर में हम अगरबत्ती जला रहे हैं, रूम के किसी कॉर्नर में हम क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। तो अगरबत्ती जहां जल रहा है वहां पे अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र होता है और अगरबत्ती जब जलेगा तो इस अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जो धुआं है उसका वो कम सांद्रता वाले क्षेत्र में पूरे रूम में फैल जाएगा। तो पूरे रूम में ये जो गति कर रहा है इसी गति को हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब खाना वगैरह बनता है, काफ़ी गर्म खाना होता है, भोजन होता है या ताज़ा होता है तो उसका खुशबू जो है पूरे रूम में, पूरे कमरे में, आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है। हाँ, और वायु जाता है ना, माने जब बसिया जाता है उस समय भी उसका खुशबू फैलता है लेकिन वो लोग महसूस नहीं करता है। गर्म और ताज़ा भोजन जो होता है उसका खुशबू थोड़े देर में ही पूरे कमरे में उसका महक फैल जाता है। तो ये विसरण के कारण ही हो पाता है। वैसे यहाँ आपको समझाएं कि पानी में शक्कर या नमक का घुलना, या फिर आप सोचिए कि हम लोग जो मच्छर से बचने के लिए, मच्छर हमें ना काटे उससे बचने के लिए हम लोग कॉइल जलाते हैं, मॉर्टीन जलाते हैं। तो जो कॉइल जलाते हैं यानी जो मस्क्यूटो कॉइल होता है मच्छर को भगाने वाला, उस कॉइल का जो धुआं होता है वो भी थोड़ी देर में पूरे कमरे में फैल जाता है। तो मॉर्टीन जो हम जलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम मॉर्टीन जला रहे हैं, तो मोर्टीन जला रहे हैं तो मोर्टीन का धुआं जहाँ से निकलता है वहाँ पे अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र होता है और अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र से धुआं निकलकर पूरे कमरे में जो कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करने लगता है। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अब डेफिनेशन आपको समझ में आएगा, चाहे वो द्रव का कण हो, चाहे वो गैस का कण हो, और चाहे कोई विलेय का अणु हो, उसका अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गति होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको विसरण समझ में आ गया होगा। अब आइए हम आपको परासरण की क्रिया को भी आपको डीप में समझाते हैं, लेकिन इससे पहले आप करेंगे क्या, वीडियो को रोक कर और पहले विसरण के ये कुछ उदाहरण को उतार लेंगे और उसके बाद फिर विसरण का डेफिनेशन उतार लेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं, समझेंगे हम लोग परासरण की क्रिया क्या होती है। तो देखिए, परासरण की बात करें तो जैसे हम आपको कोशिका झिल्ली के बारे में ही समझाएं। मान लीजिए कि ये कोशिका है, कोई एनिमल सेल, और इसके अंदर ये केंद्रक हम बना दिए, ये हो गया एनिमल सेल का केंद्रक, ठीक है। और ये चारों ओर से जो घेरा हुआ है ये, इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यही होता है सेल मेम्ब्रेन, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं, और ये कोशिका झिल्ली है। तो ये जो कोशिका झिल्ली होता है ना, ये होता है अर्धपारगम्य। कैसा होता है, अर्धपारगम्य होता है। वहीं इसमें आगे चले तो इसको हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। अब क्या होगा कि जैसे कोई विलायक है, तो देखिए सबसे अच्छा विलायक जो है जल को माना जाता है। यानी ये जो जल है ये सबसे बढ़िया विलायक माना जाता है, क्योंकि जल में बहुत सारे पदार्थ जो आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए जल को सबसे अच्छा विलायक माना जाता है। तो वो जल भी हो सकता है विलायक, या कोई दूसरा विलायक भी हो सकता है। तो जल हो या चाहे कोई दूसरा विलायक हो, उसका अर्धपारगम्य झिल्ली से, चाहे चयनात्मक झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जो गति करना होता है उसको हम कहते हैं परासरण। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जल है, मान लीजिए कि जल है
और इस जल को हम क्या कर रहे हैं कि ये जो जल है इसको गति कराना, मतलब इस जल को प्रवेश कराना है इस कोशिका झिल्ली के अंदर। तो जल जो है एक विशेष प्रकार का विलायक है। जल क्या है? एक विशेष प्रकार का विलायक है। और जल अभी देखिए, मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर इंटर करने से पहले जल जहाँ पे है ये कम सांद्रता वाला क्षेत्र है। मतलब कोशिका झिल्ली में इंटर करने से पहले जल जहाँ पे है ये कम सांद्रता वाले क्षेत्र में है। लेकिन जब इसको, इस जल को, चाहे जल के जगह पे कोई दूसरा विलायक रहता तो भी, जब इस जल को हम क्या करेंगे कि कोशिका झिल्ली से होते हुए इंटर कराएंगे, कोशिका झिल्ली से होते हुए प्रवेश कराएंगे, तो फिर होगा क्या कि इस अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर ये अंदर की ओर आसानी से इंटर कर जाएगा, आसानी से प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। तो देखिए ये कितना आसान है। जल या किसी अन्य विलायक का, चाहे वो जल हो और जल के जगह पर कोई दूसरा विलायक भी रहता तो भी, जल या किसी अन्य विलायक का अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, तो ये जो कोशिका झिल्ली के एग्जाम्पल दिए यही अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली था, इसके द्वारा कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो ये भी बड़ा आसान है। तो चलिए अब आपको विसरण क्या है, परासरण क्या है, ये समझ में आ गया है। आप ये दोनों उतार लेंगे और फिर आइए हम आपको समझाते हैं कि विसरण और परासरण ये दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए इस दोनों में कम से कम 5 अंतर हम लोग देखेंगे। तो लीजिए ये दोनों में ये सारे अंतर, इसमें देखिए सबसे पहला अंतर कहा जा रहा है कि विसरण की जो क्रिया होती है ये ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों माध्यमों में होती है। और हम लोग डेफिनेशन में भी देखे थे कि जब कोई द्रव, गैस या विलेय के जो कण है, तो विलेय का जो कण होता है वो जनरली ठोस ही होता है। तो जब यह क्रिया जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में होती है, पहली चीज। जबकि परासरण की बात करेंगे तो यह क्रिया जो होती है ये केवल द्रव में होता है, केवल लिक्विड में, यानी एक एक माध्यम में होता है। दूसरा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसके लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी विसरण की जो प्रोसेस होती है इसके लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परासरण की क्रिया के लिए अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसा हम लोग डेफिनेशन में ही देखे थे कि जब किसी जल या किसी दूसरे विलायक जो होता है उसका अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर जो प्रवेश करने की प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो उसमें तो अर्ध पारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ेगा। अब देखिए तीसरा, विसरण की बात करें तो ये जो क्रिया होती है ये अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है, ये भी हम लोग देखें। और जबकि परासरण की जो क्रिया होती है ये कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होती है। तो ये भी डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। चौथी चीज, विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन परासरण की क्रिया को हम आसानी से रोक सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम अगरबत्ती जला रहे हैं, तो अगरबत्ती जलाएंगे तो अगरबत्ती का जो धुआं निकलेगा, उसका जो खुशबू निकल रहा है, वो खुशबू जो है पूरे रूम में थोड़े देर में ही फैल जाता है। अगर हम चाहेंगे कि अगरबत्ती जहाँ जल रहा है वहाँ पे जाकर हाथ से ऐसे कर दे कि रे आगे मत बढ़, मत फैलिए, छोड़ दे, वैसे रुक जो, तो वहाँ रुकेगा नहीं, फिर भी वो जाएगा। इसका मतलब अगरबत्ती के धुएं को रोका नहीं जा सकता है, वो पूरे रूम में गति करते ही रहता है। ठीक है, ठीक वैसे ही मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको देते हैं। आप हैं एक ही कमरे में, आप और आपका भाई, दोनों आदमी सोया अलग अलग बेड पे, ठीक है, और आपके भाई में 36 का आंकड़ा चल रहा है। मान लीजिए कि राय बात थोड़ा कम रह रहा, होता रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि हुआ क्या कि आप मोर्टीन जलाएं अपने बेड के नीचे, आप कह रहे कि मोर्टीन के धुआं को आप रोकिएगा कि रे खाली हमरे बेड का हो रही है, उधर मत जाना, खाली इधर रहना, उधर मत जाना, वो मेरा भाई है, झगड़ा किया हमसे, उसको मच्छर काटे पूरा। बट ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब आप एक ही कमरे में सोए हो तो धुआं पूरे कमरे में फैलेगा, यानी विसरण की क्रिया को आप रोक नहीं सकते, मतलब इस क्रिया को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, परासरण की जो क्रिया, मान लीजिए कि कोशिका झिल्ली है, यहाँ से हम चाहेंगे तो जल इंटर करेगा, नहीं चाहेंगे तो जल, मान लीजिए अर्ध पारगम्य कोई भी झिल्ली है, वहां से हम चाहें तो जल को इंटर करा सकते हैं, किसी दूसरे विलाय को इंटर करा सकते हैं, या उसको रोका भी जा सकता है। लास्ट चीज कि विसरण की जो क्रिया होती है तीव्र गति से होती है, यानी तेजी से होती है, यानी विसरण का जो प्रोसेस है वो तेजी से होता है, तीव्र गति से,
ठीक है, जैसे अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा, जो उसका महक होगा, बहुत तेजी से पूरे कमरे में फैल जाता है। लेकिन परासरण की क्रिया जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा धीमी गति से होता है। ठीक है, तो देखिए ये 5 अंतर है जो काफी आसान टाइप का है और ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो देखिए आज हम लोग इतना ही रहने देंगे। आज के क्लास में हम आपको बताएं कि विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स को, और फिर इस दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर कल के क्लास में हम आपको बताएंगे अल्प पराशरी विलयन क्या होता है, सम पराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन क्या होता है और उसका सेल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे विसरण और परासरण के क्या इंपॉर्टेंस है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।